हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी के अंदर एक जोश होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्लास हम तभी, कोई भी चीज़ हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हमारे पास पूरा जोश होगा। तो आप जब तक इस क्लास को खत्म नहीं करेंगे तब तक उठना मत। और जो भी लेट रखे हैं या फिर रजाई के अंदर सो रहे हैं, ठीक है, लेट कर फोन चला रहे हैं जिसमें क्लास देख रहे हैं, ऐसे कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है और टेबल पे बैठना है। ठीक है, टेबल पे बैठ के आप जितनी और देर पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप रजाई में बैठ के उतनी देर पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो चलिए क्या करते हैं कि क्लास को शुरू करते हैं, है ना? तो देखो मेरे एयरमैन या फिर मेरे नेवी के सेलर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा में गति। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है उसके लिए भी मेरे पास पूरा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा में गति। सरल रेखा, सरल रेखा क्या होती है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन, राइट? ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है और जो भी ऑब्जेक्ट इस लाइन में मोशन करेगा, इस रेखा में, इस सरल रेखा में जो मोशन करेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वन डायमेंशन मोशन। क्या है? वन डायमेंशन मोशन। लिखेंगे आप मेरे साथ। देखो जो मैं लिख रहा हूं ना, आप साथ साथ लिखते चलिए, पहले सुनिए फिर लिखिए, ठीक है? तो वन डायमेंशन मोशन, इसे हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है वन डायमेंशन मोशन, ठीक है? अभी इसका मीनिंग भी आपको समझाता हूँ, पहले आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब तो समझा दो अच्छे से, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है वन डायमेंशन मोशन। आपने कई बुक्स में देखा होगा या फिर कई और किताबों में भी पढ़ा होगा कि वन डायमेंशन मोशन भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या करेगा? मोशन करेगा, अपना स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? ये इस पे मोशन भी कर रहा है, ठीक है? अब मैं मानूं कि ये क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी या तो एक ही एक्सिस में होगी, ठीक है? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस में है या फिर ये किस में होगी, वाई एक्सिस में। तो इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है, ठीक है? या तो ये एक्स एक्सिस यानी कि एक ही एक्सिस, एक्सिस का मतलब आपको पता है ना, डायमेंशन होते हैं, या तो एक ही डायमेंशन में मोशन करें, ठीक है? या तो ये वाई एक्सिस में जाए या फिर एक्स एक्सिस में जाए, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। कई बार हम क्या सोच देते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ऐसा मानिए ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, राइट? है ना? ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही हमें दिख रही है। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन क्या हम इसे स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये टू डायमेंशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने अभी आपको लिखा है वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में। एक डायमेंशन मतलब एक ही एक्सिस, ठीक है? एक्सिस पता होगा आपको, अक्स, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले सुन लो, अक्स बोलते हैं इसे, ठीक है? क्या बोलते हैं? अक्स। तो एक ही एक्सिस का मतलब है अक्स में। या जब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, ठीक है, और जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो दो डायमेंशन में मूव कर रहा है। देखो वाई में भी जा रहा है ऊपर और एक्स में भी मूव कर रहा है, यानी कि इधर भी जा रहा है और ऊपर के लिए भी जा रहा है ना? तो ये दो डायमेंशन में हो गया। तो इस मोशन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? जिसका नाम होगा टू डायमेंशन मोशन। क्या होगा? टू डी मोशन, ठीक है? टू डायमेंशन मोशन यानी कि टू डी मोशन हम इसको लिख देते हैं। ये होगा हमारा टू डायमेंशन मोशन। इसको हम स्ट्रेट लाइन में तो है, पर हम क्या नहीं बोलेंगे इसे, मोशन इन प्लेन बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, राइट? ठीक है, एक प्लेन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? सिर्फ जिसमें एक ही एक्सिस हो। क्या हो? एक एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस हो या फिर एक्स एक्सिस हो, ठीक है? समझ में आया मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। जब मैं आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे कि सर इतना तो हमने पढ़ा भी नहीं अपनी किताब में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, ठीक है? एक और चीज, स्केलर और वेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। इन्हें मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी लिखते जाओ, हाँ, आप लोग भी साथ साथ, नहीं तो आपकी नोट्स नहीं बनेंगे फिर। और पहले सुनना है, फिर पॉज करके फिर लिखना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप साथ में लिख रहे हो सुन नहीं रहे हो, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? देखो हमारी मैग्नीट्यूड में क्या चीज आ जाता है, तो नंबर आ जाएगा और एक उसकी यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? नंबर और यूनिट। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों, ठीक है? एडवांस तक आपको मैं लेके जाऊंगा। नंबर जैसे कि 10, ठीक है? 10 क्या हो गया हमारा? नंबर 10। और यहाँ पे यूनिट होगा कि इसकी मीटर या फिर केजी, कुछ भी, ठीक है? 10 मीटर, 10 केजी,
ठीक है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब स्केलर क्वांटिटी में जो हमारा प्लस माइनस होता है वो कैसे होता है, सिंपल ही होता है। जैसे हमने आज तक बचपन से पढ़ते हुए आएंगे ना, जो हम अलजेब्रा पढ़ते हुए आएंगे तो आए हैं, वही वाला अलजेब्रा यहाँ पे यूज होगा। जैसे 10 + 10 कितना होगा 20, ठीक है, 3 + 4 कितना होगा 7, ऐसा वाला हमारा यूज होता है इसमें से, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा के नियम यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसमें क्या यूज होता है हमारा, बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा, बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा के हमारे बेसिक लॉज में यूज होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है हमारा, कि जिसे हम बोलते हैं, अच्छा इसे हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले सदिश लिख लो, सदिश राशि, और अंग्रेजी वाले लिख लो स्केलर क्वांटिटी। और हिंद इसको बोलते हैं, अच्छा सॉरी गलत बता दिया मैंने, इसको बोलते हैं अदिश। चलो मैं ही लिख देता हूं, इसमें आप लोग लिख दो अदिश, अदिश राशि, ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं खुद ही लिख देता हूं। इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, अदिश और सदिश, ठीक है। ये दो चीज हो गई हमारी। अब आप देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। देखो वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और प्लस में डायरेक्शन, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, नोटेड। इसमें क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड होगा और दूसरी चीज होगी डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन कैसे, जैसे मान लो मैं वेलोसिटी की बात करूं या फिर फोर्स, आप किसी डायरेक्शन में तो लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसे नीड होती है डायरेक्शन की, क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे मैं स्पीड की बात करूं, आप बोल दोगे कि मैं 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। पर जब मैं वेलोसिटी पे आऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। किस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन की जरूरत है। वेलोसिटी को क्या है, डायरेक्शन की जरूरत। जैसे मास है, अब मैं बोलूं कि तुम्हारा मास कितना है, आप बोलोगे 10 kg, राइट, 10 kg मास है आपका। अब अगर जो 10 किलो का कोई है, तो क्या उसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन की जरूरत है कि मेरा 10 kg मास साउथ में है या फिर नॉर्थ में, नहीं है ना। तो स्केलर क्वांटिटी को नीड नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्शन उसमें हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। पर वेक्टर क्वांटिटी में जरूरत होती है। जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्यों बोलते हैं कि हमें मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक बॉक्स है, अब मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो किधर मूव करेगा, मैंने इस बॉक्स पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो किधर मूव करेगा। अब आप क्या बोलोगे कि सर पहले ये तो बताओ कि 5 न्यूटन का फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है ना। क्योंकि इसको क्या है, नीड है ना, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड है। तो इसलिए जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप मुझे पूछोगे कि सर जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा इसका कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कैसे बताऊंगा, कि आप जब मुझे डायरेक्शन दोगे ना इसकी, कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तब तो आप बोल पाओगे ना। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को क्या है, नीड है। अब इसमें क्या लगता है, देखो वेक्टर का अलजेब्रा लगता है इसमें, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। किसके नियम लगते हैं इसमें, वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन ये करता है, ठीक है। ये सदिश राशि के जो नियम होते हैं समीकरण के, उस पर निर्धारित करता है। जैसे कि कैसे, अब देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स इधर लगाया 3 न्यूटन का, और एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने इधर फोर्स लगाया, इसी ऑब्जेक्ट पे मैंने इधर फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक 4 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो अब आप बताओ कि ये जो मोशन करेगा, ठीक है, ये जो मोशन करेगा, इस पे इसका नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स अगर जो आप निकालो कि किस डायरेक्शन में जाएगा पहले तो, अच्छा आप अपने घर में अपने एक भाई बहन या फिर दोस्त कोई भी हो आपके साथ, उसे बोलो कि एक ऐसा बॉक्स लो, ठीक है, और आप इधर से फोर्स लगाना, ठीक है, आप क्या करना, इधर से फोर्स लगाना और अपने दोस्त को बोलना इधर नीचे से फोर्स लगाए। तो आप क्या देखोगे,
ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, या फिर आपके पास शॉर्पनर होगा, आप उस पर फोर्स लगाओ, ठीक है, एक साइड से इधर से लगाओ, एक साइड से इधर से, तो किधर के लिए जाएगा? अगर जो तो आप बराबर फोर्स लगाते हो तो ये इधर के लिए जाएगा, है ना। ये जनरली एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इसमें ऊपर के लिए काम करेगा, तो ये किधर जाएगा? ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। अब जैसे जिस साइड के लिए ज्यादा उसका वो होगा ना, जिस साइड के लिए ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा वो उस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। जैसे मान लो जो आपने ये वाला फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है, इस साइड वाला फोर्स बढ़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर के लिए मूव करेगा, राइट, ये इधर के लिए मूव करेगा। आप करके देख सकते हो, ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा होगा। अब जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किधर के लिए फोर्स लगेगा? इधर के लिए। अब हम जब वेक्टर का नियम होता है ना जो, उसके अनुसार देखें तो हम कैसे निकालते हैं इसको? हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं और हमें पता चलता है कि जो हाइपोटेनियस, हम देखो इधर से पैरेललोग्राम लॉ लगाए, इस वेक्टर को हम सिंपली उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लॉ बन गया ना, देखो टेल टू हेड के साइड के लिए। तो अब देखो ये इस साइड के लिए जा रहा है, तो कितना ये इस पे देखो क्या बन रहा है, ये आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर जो ये 4 है नीचे वाला और ये इधर वाला 3 है ऊपर वाला, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हाइपोटेनियस का नियम होगा उससे कितना आ जाएगा? ये वाला 5। तो देखो जब हमने इन दोनों को प्लस करा ना, इन दोनों फोर्स को, तो तब कितना आ रहा है हमारे पास? फोर्स 5 न्यूटन का आ रहा है। समझ में आया कि ज्यादा खिचड़ी बन गई यहाँ पे? अगर नहीं आया, वेक्टर का लॉ समझ में नहीं आया आपको, तो मैं जब बाद में पढ़ाऊंगा आपको, अगर तो नीट पड़ेगी तो आप कमेंट कर देना कि सर हमें वेक्टर को भी अच्छे से समझना है, तो मैं आपको ये वाला वो भी बता दूंगा, ठीक है। पर इस चैप्टर के लिए हमें अभी इतना ही जरूरत है, ठीक है, कि क्या होता है इसमें 5 न्यूटन का फोर्स। आपको वेक्टर समझ में आया, ठीक है, कि 3 + 4 जनरली 7 होता है, ठीक है। अगर जो मैं स्केलर में करता तो क्या होता? स्केलर में करता 3 + 4 तो कितना होता? 7। और मैंने वेक्टर में करा 3 + 4 तो कितना आया? देखो हमारा कितना आया? 5, ठीक है। तो ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस है। वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा रेस्ट और मोशन। अच्छा, रेस्ट को कैसे समझेंगे? मान लो एक कमरा है ये, ठीक है, क्या है? कमरा। इस कमरे में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका सराउंडिंग है, क्या है ये? क्या है? सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। और ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, इस दीवार से इतनी दूरी पे है, इस दीवार से ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, कि जैसे मैंने इधर घड़ी लगा दी तो t = 1 सेकेंड टाइम चल रहा है, इधर t = 2 सेकेंड, ऐसी 3 सेकंड 4 सेकंड चलता जाएगा टाइम, ठीक है, टाइम चलता जा रहा है। पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन नहीं कर रहा है। मोशन क्यों नहीं कर रहा है? हम इसको रेस्ट में बोलेंगे कि ये क्या है? रेस्ट में। क्यों बोलेंगे रेस्ट में? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। किस पे डिपेंड करता है रेस्ट और मोशन? पोजीशन पे। इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। अब क्या पता अगर जो मैं यहाँ से इसको हटा दूं, ठीक है, जनरली अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ, तो जैसे आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है, सिंपली। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं ये जो, इससे क्या होता है कि मोशन होता है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ सिंपली। अगर जो मैं इस स्लाइड को ऐसे मूव करा रहा हूँ, ये स्लाइड को मूव, आपको पता चल रहा है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? ठीक है, आप कर्सर को मत देखिए अभी, आप इस पॉइंट को देखो। देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं ऐसे, अब मैं इसे मूव करूं, ये देखो, इसे मूव करूं तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये मोशन कर रहा है, राइट। पर अगर मैं इसे क्या करूं, ये हुई ना पूरा ब्लैंक हो, तो क्या अब मैं इसको मूव करूं, ऐसे से स्लाइड को मूव करता हूं, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई मोशन होता है? नहीं चल रहा ना। क्यों? क्यों पता नहीं चल रहा कि इसमें मोशन हो रहा है? क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है जहां से हम इसे देख पाए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक रेफरेंस बना दूं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में आप बताएंगे कि स्लाइड किधर मूव कर रही है, ठीक है। मैं स्लाइड को किधर मूव कर रहा हूँ, स्लाइड को, मैं पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ, स्लाइड को किधर मूव। देखो स्लाइड को मैं इस साइड के लिए मूव कर रहा हूं, तभी तो ये ऊपर के लिए जा रहा है, राइट। जब मैं स्लाइड को इस साइड के लिए, देखो स्लाइड को मैं किधर मूव करूंगा, ऊपर के लिए मूव कर रहा हूं। स्लाइड को जब मैं ऊपर के लिए मूव कर रहा हूं, तो तब ये पॉइंट कहां जा रहा है? इधर। देखो फिर से देखो, तो किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट, कि हमने पॉइंट कौन सा माना है। अगर जो हम इस पॉइंट को देख के चले तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा समझ नहीं आया होगा स्लाइड से, ठीक है। तो देखो अगर जो मैं इस यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये क्या बनाया, एक कमरा बनाया, इस कमरे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आपने इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इस दीवार के रिस्पेक्ट में देखो ये मूव करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे गया, तो आपको पता चल रहा है ना कि ये मूव कर रहा है, राइट, कि ये यहाँ से यहाँ गया तो ये मूव कर रहा है। आपने इसको रेफरेंस मान के देखा है ना, आपने इसको रेफरेंस मान के देखा, तभी तो आपको पता चला कि इसने यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे थी, फिर इसकी पोजीशन यहाँ गई,
फिर इसकी पोजीशन यहाँ चलेगी, तो इसने क्या करा है, मूव किसके रिस्पेक्ट में, सराउंड के रिस्पेक्ट में, और कैसे, टाइम के साथ में, ठीक है। टाइम भी चल रहा था तब इसने मूव करा। अगर मूव ना करे, ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। और अगर इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अब इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है विद द टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लो, इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, क्या ना हो, पोजीशन चेंज ना हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जो सराउंडिंग है इसके रिस्पेक्ट में, तब हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में। अदरवाइज अगर जो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, मोशन में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले पहले तो रेस्ट और मोशन को क्या बोलते हैं, देखो रेस्ट को बोलते हैं स्थिर या फिर विराम अवस्था, ठीक है, और मोशन को बोलते हैं गति, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों, आप एक बात सुन लो ध्यान से कि आपको भी बाद में जब आपकी जीडी होगी एयरफोर्स की, या फिर आपको कुछ भी, आपको देखो नेवी में भी इंग्लिश का पेपर होता है, तो आपको इंग्लिश में मूव करना ही पड़ेगा। आगे जाके जब आप मान लो नेवी एयरफोर्स में चले गए, टेक्निकल फील्ड में चले गए, तो आपको वहां पे जो टेक्निकल वर्ड होंगे वो इंग्लिश में ही समझने होंगे, तो आप थोड़ा बहुत कोशिश करिए इंग्लिश में। बाकी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में भी मैं बता रहा हूँ आपको कि रेस्ट को स्थिर या फिर विराम बोलते हैं, मोशन को गति बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश करिए आगे, ठीक है। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो हिंदी में, यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन में उसके परिवेश के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तब यह विराम अवस्था में कहलाती है। तो विराम अवस्था में कब कहलाएगी, जब उसके परिवेश के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसके परिवेश के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन ना हो, तब हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब जो हमारी पोजीशन है वह वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था ना पीछे की वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप पोजीशन की डायरेक्शन देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, डायरेक्शन शो कर रहा हूं ना यहाँ पे मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब कि स्थिर अवस्था तथा गतिमान अवस्था दोनों ही सापेक्ष है। कैसे है रिलेटिव टर्म्स, मान लो यहाँ पे एक, ये जो कार है हमारी, ये चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है आगे के लिए, और इसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो ड्राइवर है ये कार चला रहा है, और इसके साथ में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ड्राइंग में मत जाएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो बाहर आपका एक दोस्त है खड़ा। अगर मैं पूछूं कि आपके दोस्त के हिसाब से, तो आप और ड्राइवर दोनों ही मोशन में हैं, ठीक है। पर जब मैं कमरे की, कार के अंदर की बात करूं, तो आप क्या है, रेस्ट में, आप तो बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से तो आप कुछ मोशन ही नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। पर देखो इस लड़के के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, आप तो मोशन कर रहे हैं, तो लड़के के हिसाब से आप क्या हो, मोशन में, ठीक है। मान लो इसके पास घड़ी है, ये घड़ी के हिसाब से आपको देख रहा है कि टी टू टाइम, जैसे मान लो 3 सेकंड 2 सेकंड में, आप मोशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो आप मोशन कर रहे हैं, पर आपके पास भी घड़ी है, आप घड़ी को देख रहे हैं और आप मोशन नहीं कर रहे, आप क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में तो आप क्या है, रेस्ट में हो, ठीक है। मान लो अगर तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में है ना, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है। उसी 3 सेकंड के अंदर, अगर जो मैं 1 से 3 सेकंड के अंदर देखूं, तो जैसा ड्राइवर देख रहा है ना आपको, उसने अपनी घड़ी देखी, 1 से 3 सेकंड के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप रेस्ट में, पर इसी के हिसाब से जब गाड़ी मूव करे तो आप भी मूव कर रहे हो, तो इसके हिसाब से 1 से 3 सेकंड में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। तो एक ही समय में, यानी कि 1 से 3 सेकंड के अंदर आप रेस्ट में भी हो, मोशन में भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये डिपेंड करता है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि देखने वाला कौन है, पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया कैसा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे लिख लीजिए आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि देखने वाला कौन है हमें, ठीक है, कि देखने वाला कौन है। जैसे इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप मोशन में हो, और ड्राइवर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप क्या हो, रेस्ट में हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो आदमी है जो आपको बाहर से देख रहा था, आपका दोस्त, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो आप मोशन में हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू, इसके नजरिए से देखा जाए तो आप मोशन में हो, ड्राइवर के नजरिए से आप रेस्ट में हो।
क्या आपको समझ में आया कि इन्हें हम क्यों रिलेटिव टर्म्स बोल रहे हैं, क्यों हम स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था को दोनों को हम सापेक्ष बोल रहे हैं कि ये क्या है, सापेक्ष है, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि इसने कितना पाथ लेंथ कवर करा है, देखो यहां से यहां तक गया ना घूम के, जितना ये चला, टोटल कितना चला, इसे हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। टोटल कितना चला इसे बोलेंगे हम दूरी। यह वास्तविक पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे कैसे समझा जाता है कि वास्तविक पाथ, वास्तविक पथ मतलब कि टोटल रास्ता, भाई पूरा रास्ता इसने कितना कवर करा, उसी को तो हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या एक अदिश राशि है। अदिश राशि, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूरी 10 मीटर 20 मीटर, तो हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार इसकी जो मात्रक होगी, इसकी मात्रक क्या होगी, मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर, ठीक है। दूरी समझ में आई आपको। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करें अब हम, विस्थापन क्या होता है हमारा, ठीक है। विस्थापन को पढ़ो पहले। इट इज अ वेक्टर ड्रोन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि विस्थापन क्या होता है, यह किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य खींचा गया सदिश है। यानी कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर जो हम इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल की ओर खींच दें, ऐसे देखो ये जो वेक्टर खींच दिया ना मैंने इधर के लिए, ये जो इसकी जैसे मान लो कुछ दूरी कवर करी इसने, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करी इधर से, ये ऐसा है ना, कुछ डिस्टेंस इसने कवर करी, ऐसे मान लो यहाँ से आया ऐसे उठ के, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ पे आया, तो इसने जो ये जो पाथ था, इसने टोटल कितना रास्ता कवर करा, इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ये तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी क्या है ये, इसकी है ये डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को ऐसे शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं। और ये जो इसने देखो यहां से यहां ऐसे डायरेक्ट आया ना, ये यहां से यहां ऐसे, ये क्या है, इसके साइड अगर जो इनिशियल पोजीशन से मैंने फाइनल की ओर एक वेक्टर बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे, वेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि हम डायरेक्शन भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये भाई ए से बी की ओर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम विस्थापन, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को मैं DISP से शो कर देता हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लेना इसे अच्छे से कि इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे लिख दीजिए कि देखो आपको तो मैंने ऐसा समझाया, अब एक जो ज्यादातर किताबों में होता है डेफिनेशन इसका कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या लिखा होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहना गलत हो जाएगा ना, फिर क्यों गलत हो जाएगा, पर किताबों में लिखा रहता है इसलिए हमें मानना पड़ेगा। देखो जब हमने इसको डिस्टेंस कह दिया, जब हमने इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दिया, तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, पर ये तो वेक्टर है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना कहकर क्या कहना ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहना ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन, मतलब कि जो सबसे छोटा रास्ता कवर किया जाए प्रारंभिक बिंदु से कहां तक, अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो सबसे कम पथ कवर करा जाए, उसे हम क्या बोल देंगे, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन समझ में आया। डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे हमारा, एक बात आप नोट करिए कि जो डिस्टेंस होगा हमेशा या तो वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। दूरी जो होगी विस्थापन के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो हमने पूरी दूरी कवर करी ना, ये ज्यादा बड़ा है या फिर ये ज्यादा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का है, अब दूरी जो इतना घूम के गया, मान लो 20 मीटर घूम के गया, और यहाँ पे ठीक है डिस्टेंस कितनी आई, 20 मीटर। यहाँ पे आप मान लो ये 20 मीटर घूम के गया, ठीक है, और आपकी डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आई आपकी 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस से छोटी होगी ना डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटी हो गई हमारी। तो जब ये अगर जो हमारा छोटा हो गया, क्या छोटा हो गया, क्या बोलते हैं इसे, दूरी छोटी, वो विस्थापन छोटा है, ठीक है। विस्थापन छोटा है किससे, दूरी से। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ऐसे लिख लो कि जो हमारी डिस्टेंस होगी वो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे आपने देख लिया है ये चीज कि इस वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब जब हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, क्या स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये देखो स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है
ए से बी पॉइंट जाने पर अगर जो मैं इसमें डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो जब ये बराबर है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में तो ये बड़ी है ना, डिस्टेंस क्या है, बड़ी है, दूरी जो है हमारी बड़ी है विस्थापन से। और इसमें विस्थापन और दूरी बराबर है कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारी बॉडी है, वो कैसे मूव कर रही है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी। ठीक है, यदि वस्तु सरल रेखा में गतिमान है, किसमें गतिमान है, सरल रेखा पर, तब क्या होगा, हमारी दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये हमारा क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जो हमारी दूरी होगी वो बड़ी या फिर बराबर होगी विस्थापन के। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, अलजेब्रा के नियम लगा के मैं इसे इधर ट्रांसफर कर दूं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, जो मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में इधर क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दूरी बटे विस्थापन यानी कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 से। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो ये क्या होगा, छोटा होगा ना हमेशा, या फिर बराबर होगा, जब ये बराबर होगा तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। और जब दूरी हमेशा छोटी होगी तो डिस्टेंस यानी कि ये जो मात्रा होगी, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो मात्रा हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इनका रेशियो होगा या तो बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। समझ में आए आपको ये? तो आपका पहला क्वेश्चन नोट कर लो इसे, ये एक पेपर का सवाल बन गया आपका। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले पेपर में 1-2 बार, वैसे ज्यादातर पूछा नहीं गया है पर मतलब कम से कम पूछ लेता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशियो बन जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इस पे आप स्टार मार्क कर लो, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे इस वाले आप ऑब्जेक्ट को देखिए, जो ये दूरी, जितनी भी दूरी तय करी है इसने इतनी दूरी तय करी और लास्ट में आके यहीं पे आ गया। तो अगर जो हम इनिशियल से फाइनल की ओर इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ को हम वेक्टर बनाए तो कौन सा वेक्टर बनेगा हमारा, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर मतलब कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसमें क्या हुई है, विस्थापन कितना है, 0 है, विस्थापन कितना है, 0। ठीक है, तो जब हमारा विस्थापन 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो सकता है। राइट, अब अगर जो हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, क्या दूरी कभी 0 हो सकती है, अगर मोशन ना करे तब दूरी 0 होगी। ठीक है, अगर उसने मोशन किया ही नहीं है तो हम क्यों दूरी की बात ही क्यों करेंगे, पर जब अगर जो मोशन करेगा, अगर मोशन करता है तो दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसलिए हमने क्या लिखा है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी क्या होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। पर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देखो, अगर जो ये इधर से इधर गया, देखो यहां से इसने यहां गया, आगे के लिए देखो ये हमारा प्लेन में, देखो आप प्लेन में अगर जो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर वेक्टर बनाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव। और जब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ फिर इस साइड के लिए गया, क्या ऐसे आया, आगे गया, पहले पॉजिटिव में जाके फिर नेगेटिव में चले गया। ठीक है, जब नेगेटिव में गया तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि इस डायरेक्शन में बनाऊंगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव। वो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो यहां से यहां गए आप, इस रास्ते पर आप वापस आ गए। ठीक है, यहां से यहां गए थे आप और वापस आप कहां चले गए, यहां से यहां आकर पीछे चले गए आप। अगर जो आप जब पीछे चले गए तो क्या आप यहां से देखोगे तो यहां से ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी इस साइड के लिए, और जब आप इधर चले गए तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। राइट, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, लंबी लंबी सांस लीजिए ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अब जो ये कंसेप्ट है हम इसको समझेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल। इस सर्कल में आप देख रहे होंगे ए से बी हम जाने की बात कर रहे हैं। देखो कैसे,
ये देखो हमारा, हम इस रास्ते से जाने चाह रहे हैं ए से बी, तो ये क्या है हमारी दूरी है, ठीक है, ये क्या है हमारी दूरी है, ठीक है। अब इस दूरी को आप देखें तो क्या ये दूरी, मैं आपको कह सकता हूं कि 1/4 हिस्सा है इस सर्कल का, ठीक है। ए से बी में जो दूरी है ये 1/4 है इस सर्कल का, क्या है 1/4। तो जब ये चौथा हिस्सा है तो जो मतलब इसका मैं इतना कर्व का इतना हिस्सा निकालना चाहूंगा, तो जब इस कर्व का पूरा हिस्सा, ये पूरा कितना होता है सर्कल का, तो सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस बोलेंगे ना हम इसे, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा 2πr, ठीक है सर्कल का। अब देखो, अब ये जब 1/4 हिस्सा है ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए, तो ये जो चौथा हिस्सा है इसका मतलब इस पूरे सरकमफ्रेंस का चौथा भाग, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या मैं इससे इसको कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा πr/2। तो जो πr/2 होगी किसकी किसकी लेंथ होगी, इस वाले की, है ना, इसकी लेंथ क्या होगी πr/2 यूनिट, ठीक है, यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करी है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि πr/2 यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, ये दूरी है ना। इसने कुल कितना रास्ता कवर किया है यहाँ से यहाँ। अब मैं इसका विस्थापन पूछूं तो आप इधर डायरेक्ट एक वेक्टर बनाएंगे, ए से बी की और सीधी रेखा खींचेंगे इस वेक्टर को, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये आर है, ये आर है, तो क्या मैं यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे मैं निकाल सकता हूँ कि जो हमारी ये वाला होगा, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है, एच मान लेते हैं, तो ये एच क्या होता है √r² प्लस में r², कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये इसको प्लस कर दोगे तो आप √2r² हो जाएगा। अब क्या मैं इससे एक रूट से r को बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या हो सकता है ये r√2, ठीक है, क्या हो सकता है r√2 हो जाएगा। समझ में आया, तो हमने क्या निकाल दिया, विस्थापन निकाल दिया। दूरी कितनी निकाली हमने ए से बी में, ये किसके लिए निकाला हमने ए टू बी में, ए टू बी में जो हमारी दूरी होगी वो कितनी होगी, दूरी देखो, दूरी आपने निकाली है πr/2 यूनिट, और जो हमने विस्थापन निकाला है h, ये कितना हो जाएगा r√2 यूनिट, ठीक है, r√2 यूनिट हमने निकाल लिया है क्या। तो सर्कल के केस में आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, आप दूरी और विस्थापन समझ चुके होंगे, और सर्कल के केस में इस कंसेप्ट को याद रखना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम ए से सी की बात करें, देखो ए से सी पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। तो क्या अगर जो हम यहाँ से बात करें पूरा, तो देखो यहाँ पे देखो सेमी सर्कल बन रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल का वो क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। देखो पेरीमीटर तो होता है ना जिसमें हम इसको पाथ को कवर करते हैं टोटल, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यही पेरीमीटर कितना हो जाएगा πr, तो सर्कल के केस में उसे हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा हमारा वो कितना हो जाएगा πr, तो इसमें दूरी कितनी निकल जाएगी हमारी πr, पाई इंटू में r, ठीक है, सेमी सर्कल का है ना ये पूरा ये वाला, तो इसका पेरीमीटर हमने निकाल दिया कितना πr, ठीक है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है इस पोजीशन से, देखो आप, ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखो दूरी कैसे, ए से सी में आप देखो यहाँ से आपने वेक्टर बनाया इनिशियल से फाइनल की ओर आपने ये वेक्टर बनाया, इस वेक्टर में कितना, देखो यहाँ से सेंटर तक तो r हो गया और ये वाला भी r होगा, ठीक है, रेडियस है क्योंकि, तो r + r 2r, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा 2r, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2r, लिख लो, इसे नोट कर लो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गई स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है कि आपने कितनी दूरी कितने समय में तय की है, ठीक है, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर करा है, उसे हम बोल देते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है कि आपने कितना विस्थापन कितने समय में करा है, कि आपका विस्थापन कितना है और आपने कितने समय में वो विस्थापन किया है, उसे हम वेग बोल देते हैं। यानी कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है कितने टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो लिख लीजिए स्पीड यानी कि चाल इक्वल्स टू में डिस्टेंस दूरी यानी कि अपॉन में टाइम यानी कि समय, ठीक है, लिख लिया आपने ये। और वेलोसिटी को लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय, ठीक है। ये क्या है, स्पीड जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बता दिया है स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो अब इस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्केलर है और वेलोसिटी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट क्या जाएगी, देखो
डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, आपको बताई थी ना मैंने ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, तो दोनों में सेम होगी। देखो डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की भी मीटर और टाइम की भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप पावर में -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डायमेंशन। अच्छा, आप बोलोगे कि सर आप इतने बेसिक से क्यों जा रहे हो। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, सारे बच्चे आपके जैसे तेज नहीं होते हैं। जितने भी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप बिल्कुल बेसिक से क्यों जा रहे हैं, तो सारे बच्चे इतने एडवांस नहीं होते हैं जितना आप हैं। ठीक है, तो आप, मुझे उन बच्चों को भी पढ़ाना है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसे समझते हुए चलिए, आपका भी रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, आप देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम इसकी। ठीक है, आपको डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा मैं, अगर जो यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो हम इसमें इसकी डायमेंशन निकालना देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या होगा, लेंथ, ऊपर क्या है लेंथ, ठीक है, और नीचे क्या है टाइम t। तो देखो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l, और यहाँ पे t की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, और m तो है ही नहीं इसमें, तो m कितना हो जाएगा 0। ठीक है, m की पावर 0 क्योंकि m नहीं है, l की पावर 1 है और t की पावर -1, तो हमने इसकी डायमेंशन निकाल ली। अब देखो डायमेंशन कैसे, हम डायमेंशन बोलेंगे नहीं, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है। डायमेंशन कब होगा, जब हम इसमें ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसमें ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे तब इसे डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में कि डायमेंशन कैसे निकाली हमने इसके, l की पावर 1 और t नीचे है तो d ऊपर आएगा तो पावर -1, और m है नहीं तो इसलिए इसकी पावर 0, तो ये क्या होगी इसकी विमा। ठीक है, डायमेंशन हिंदी वालों सुन लो, क्या बोलते हैं डायमेंशन को, विमा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या था, देखो स्पीड का फॉर्मूला आप देखो पहले, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या है हमारी वेलोसिटी है। राइट, अब देखो जैसे हमने रिलेशन निकाला था कि जो डिस्टेंस होगी वो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। राइट, जब नीचे को तो टाइम से डिवाइड कर दूंगा मैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी 4 है और इधर क्या हमारा 6 है, क्या अगर मैं नीचे 2 से डिवाइड करूंगा, कि पहले क्या होगा, देखो 4 जो होगा हमारा 6 से छोटा होगा। ठीक है, राइट, ऐसे होगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। तो क्या अभी इसका जो फेस चेंज होगा क्या, ये कोई ये वाला बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो अगर जो हम सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो हमारी इनइक्वालिटी होगी वो वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने देखा कि जो हमारी डिस्टेंस होती है बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कहेंगे कि जो हमारा स्पीड और वेलोसिटी होगा, स्पीड क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। स्पीड क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी के या तो बराबर होगा या तो वेलोसिटी से बड़ा होगा। ठीक है, हमने कहां से समझा, यहां से समझा ये चीज हमने। ठीक है, आगे देखो, अब जो हमारी चाल होगी वो सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे ही निर्भर करेगा ये दोबारा से। जैसे डिस्टेंस क्या होती है हमारी, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या भी हो सकती है, क्या बोलते हैं उसे, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, वेलोसिटी दोनों हो सकती है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ से अब रिलेशन निकालना चाहूँ, जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का निकाला था, तो क्या वो रिलेशन में इसके लिए भी निकाल सकता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी के लिए, कि जो हमारी स्पीड होगी क्या होगी, जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी, क्या मैं जब इसका रेशियो निकालूं, स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो, स्पीड और वेलोसिटी, वेग या फिर उसका क्या बोलते हैं, वेग और चाल की मैं अगर जो रेशियो निकालूं, तो क्या ये हमारा बड़ा और बराबर होगा 1 के। राइट, तो आप इस रेशियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की, क्या, औसत वेग। इससे कई सारे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं।
ठीक है। इस कंसेप्ट से, जो ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आएगा तो इसी कंसेप्ट से आ सकता है। इसके ज्यादा चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, पर आ सकता है, क्योंकि आता है, कई बार मैंने देखा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। औसत चाल क्या होती है हमारी? कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय की, कुल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो मतलब कुल क्या तय की गई दूरी और नीचे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा कुल तय किया गया समय। ठीक है, कि कुल समय कितना है और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। जैसे मैं आपको एवरेज स्पीड पूछूं तो आप अभी तक क्या बताते हो? आप हमेशा अपनी एवरेज स्पीड ही बताते हैं ना। कि जैसे मैं बोलूं आपसे, आपने कितना डिस्टेंस कवर करा? आपने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। कितने मीटर की? 30 मीटर आपने डिस्टेंस कवर करा 5 सेकंड में। तो आप क्या बताते हैं? हमेशा एवरेज स्पीड ही बताते हैं, क्योंकि इससे आप इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। आप 5 से जब आप 30 को डिवाइड कर देते तो आप क्या बोलते थे? मेरी स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आज तक आप क्या निकालते आ रहे हैं? ये जो स्पीड आप निकालते हैं ये क्या है? ये एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस 30 मीटर, टोटल टाइम 5 सेकंड, तो ये क्या होगी? एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड को आप देखो, अब अच्छे से समझो। केस बनाते हैं हम सबसे पहला। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ए से बी गया। कहाँ गया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, और कितना डिस्टेंस जाता है? d1। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है d1। कितने टाइम में? t1 टाइम में। ठीक है, और बी से सी जाता है। कहां से? बी से सी। ठीक है, सी तक जाता है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? d2। d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में? t2 टाइम में। ठीक है, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में। तो अब आप यहां से बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम। ठीक है, d1 प्लस में d2। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, और अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए इसे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से हमारा हो जाएगा d1 प्लस में d2 अपॉन में t1 प्लस में t2। ठीक है, d1 प्लस में d2 अपॉन में t1 प्लस में t2। ठीक है, समझ में आया? अब अगला केस हम क्या लेंगे? देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, इसने d1 डिस्टेंस ट्रेवल करा। कितना डिस्टेंस? d1 डिस्टेंस ट्रेवल करा। और ये बी से सी गया, d2 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। कितना? d2 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। कैसे? जब d1 डिस्टेंस गया तो इसकी वेलोसिटी v1 थी। ए से बी जाने में इसने v1 वेलोसिटी से d1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, और v2 वेलोसिटी से बी से सी जाने पर इसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, क्या बताया है मैंने आपको? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखो, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा d1 प्लस में d2। ये क्या है हमारा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें दिया ही नहीं है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला देखो, इसको अगर जो मैं टाइम को इधर ट्रांसफर करूं और स्पीड को नीचे ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम हमारा हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे से सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। टाइम क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, सही तो है। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्या मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूं? d1 डिस्टेंस अपॉन में d1 डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा इसके? v1। ये हमारा हो गया t1 टाइम। ये कौन सा टाइम है? हमारा t1 टाइम। मान लो ये t1 टाइम है। t1 टाइम कितना हो जाएगा हमारा? t1 टाइम कितना हो जाएगा? देखो, जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन में कितनी वेलोसिटी से करी, तो ये हमारा हो गया t1 टाइम। तो ये हमने t1 यहाँ रख दिया। अब देखो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस में t2। t1 प्लस में t2। तो जब हम t2 निकालेंगे तो t2 कितना हो जाएगा? इसके लिए t2 निकालो, देखो क्या हो जाएगा? इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? d2, और अपॉन में स्पीड कितनी है? v2। तो d2 बाय v2। ठीक है, d2 बाय v2 ये क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए जो ये इसने इस केस के लिए हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब मान लो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूं तब आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो अगर मैंने ऐसा करा कि जो ये
डिस्टेंस थी, ठीक है, जो ये डिस्टेंस थी मैंने इसे सेम कर दिया। मान लो कैसे एग्जांपल के लिए कि आप यहाँ से इस पॉइंट से आप यहां तक जाते हैं और फिर यहां से यहां वापस आ जाते हैं, ठीक है, यहां से वापस आ जाते हैं, तो डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस d1, पर वेलोसिटी आप चेंज कर दी आपने। क्या, पहले आप वेलोसिटी जाते समय आप v1 वेलोसिटी से गए, आते समय आप v2 वेलोसिटी से गए, तो डिस्टेंस सेम होगा। जैसे यहाँ पे भी मान लो d1 क्या है, d2 के बराबर है। क्या है, d1 जो होगा हमारा d2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से d, इसको हम d मान लेते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस है d, ये दोनों डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, d प्लस में d अपॉन में क्या हो जाएगा, d अपॉन में v1 प्लस में d अपॉन में v2, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 2d अपॉन में, इनको एलसीएम ले लो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा v2 d प्लस में v1d, और नीचे क्या हो जाएगा आपका v1 इंटू में v2। आया समझ में, ठीक है। अब यहां से आगे आप देखिए कि अब क्या होगा, देखो मैं यहां से d कॉमन ले लूं, अगर मैंने क्या ले लिया, ये जो नीचे का d है मैंने ये कॉमन ले लिया है, d बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा v1 प्लस में v2, ठीक है, या फिर v2 प्लस में v1, दोनों बात सेम ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा v1 इंटू v2, ठीक है। अब अगर जो d से d कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन में 1 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर यहाँ से यहाँ मतलब उल्टा हो जाएगा, ये जब रेसिप्रोकल होगा इसके डिवाइड में ना, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 है और ये इसके अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा v1 अपॉन में v2, और नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। आया समझ में, क्या आपको समझ में आया ये रिलेशन जो है ये कहां से आया, कैसे आया? देखो हमने क्या करा था, एक मिनट, मैं पेन आपके लिए चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जो हमारा क्या था d, यहाँ पे d हमने क्या बोला था कि जब d डिस्टेंस सेम हो जाए तो तब ये d प्लस डी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये d की जगह d रख देंगे, d1 की जगह d और d2 की जगह d, क्योंकि सेम है ना, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो d हो जाएगा, तो इनको आप प्लस कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा d2 ठीक है 2d हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, और देखो नीचे क्या हो जाएगा, जब हम इसको एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा v2d इंटू में v1d, ठीक है, और नीचे v1 प्लस में v2। अब इसमें से हमने d कॉमन निकाला, जब हमने d कॉमन निकाला तो d से d कट जाएगा, और जब हमने d से d काट दिया, ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा नीचे का, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और क्या आया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। आया समझ में, क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और आपको इसका आंसर बताना है कि आप यहां से आप अपने घर से आप क्या गए, अपने घर से आप गए स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है ऐसे, सॉरी ये तो मंदिर बन गया, कोई बात नहीं, पर मान लीजिए आपका स्कूल है, ये स्कूल में झंडा लगा हुआ है तिरंगा, ठीक है। आप अपने स्कूल गए, स्कूल से जाते समय आप कैसे गए, आप जाते समय तो जल्दी में गए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और आते समय आपने कहा कि क्या ये होगा जल्दी जाके घर, तो आप घूमते घामते कैसे गए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप घर गए। अब आपको बताना कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, देखो कौन सा केस इसमें लगेगा, देखो ये वाले केस में जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, इफ d1 इक्वल टू में d2, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपके पास डिस्टेंस और क्या है वेलोसिटी है, और आपके पास टाइम नहीं है, देखो इस वाले में भी टाइम का यूज हो रहा है, इस वाले में भी टाइम का यूज हो रहा है, हालांकि इसको भी बताऊंगा मैं अभी आपको अच्छे से, पर आप देखो इन दोनों में टाइम का यूज हो रहा है और हमें वेलोसिटी और वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो, पहली वेलोसिटी क्या है 2 इंटू में क्या लिखोगे आप 20 और इंटू में 10, ठीक है, v1 और ये v2 अपॉन में v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 30, 20 प्लस 10 30, 0 से 0 कटेगा, होगा कितना 40/3,
और 40 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 13.33। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट इट डाउन। आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए इसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या हो रहा है, देखो आपके पास केस थर्ड है जिसमें आप ए से बी गए किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, कितने टाइम में, t1 टाइम में, कितने टाइम में, t1 टाइम में आप गए। फिर आप v2 b से c कैसे गए, v2 वेलोसिटी से कितने टाइम में गए, t2 से। ठीक है, t2 क्या है यहाँ पे आपकी, t2 है आपका टाइम। ठीक है, t2 टाइम से आप गए। ठीक है, नोट कर लिया। अब जब आप t2 टाइम से गए तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इस केस में आप टोटल डिस्टेंस देखो, अब डिस्टेंस तो हमें दिया ही नहीं है तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर जो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है, देखो पहले केस में ए से बी जाने में क्या है, v1 इंटू में t1, ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमने v1 इंटू में t1 से हमने क्या निकाल ली, पहले की डिस्टेंस निकाल ली d1 डिस्टेंस। फिर d2 डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो v2 इंटू में t2, v2 इंटू में t2, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है s इंटू में t, तो s क्या है v2 और t कितना है t2। अपॉन में क्या आता है, अपॉन में क्या है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है t1 प्लस में t2, टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस में t2। तो बन गया आपका एवरेज स्पीड का तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ये लिख लीजिए इसे, कर लिया नोट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ये वाला जो पेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज से आपका क्वेश्चन फंस सकता है पेपर में। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस है फंसने के, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर जो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको मतलब एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, दोबारा से देख लेना इस इतने इतने पोर्शन को जितने में मैंने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको समझाया है। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट के मतलब इक्वेशंस देखेंगे, कैसे हम इसके मतलब इंस्टेंटेनियस के बारे में जानेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, को समझेंगे। और उसके बाद थोड़ा nth सेकंड का हमारा वो रह गया है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें एक टॉपिक और बचेगा मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, बचा हुआ कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आपका जो चैप्टर आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर जो ये हम कल की क्लास में। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ किस लेवल का कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं तो मैं पढ़ाने के लिए तो और भी आगे तक ले जाऊँगा आपको। ठीक है, पर जाने से पहले आप वादा करिए मुझसे कि मैं ये क्लास को रिवाइज करूंगा। ठीक है, चाहे आप नोट्स बना लीजिए, सबसे पहले तो आप अपने नोट्स तैयार करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं ये, इनकी अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या कह देना, मैं आपको क्या कर दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, रिवाइज के लिए। पर वैसे पीडीएफ देने से अच्छा है कि आप इसे खुद से रिवाइज करिए। ठीक है, आप क्या करिए, खुद से इसे पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे भी आप फौजी है, फौजी क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद पे निर्भर रहता है। ठीक है, तो आपको खुद पे निर्भर रह के खुद के नोट्स बनाने हैं, उनसे रिवाइज करना है। ठीक है, इस क्लास के बाद आप अगर जो चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर जो आप करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसे आप ट्राई करिए, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको ट्राई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को, इन 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए हैं, आप इनके क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को लिख के लाएंगे और कल मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ओके बच्चे, जय हिंद। क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।